गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद रासर के माध्यम से पढ़ाने जा रहा हूं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। मैंने पहला वीडियो डाल चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैंने पुर्तगाली और डच को पढ़ाया है, और मैं आज पढ़ाऊँगा आप सबको अंग्रेज़ों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत अंग्रेज़ों का भारत में आगमन। मैंने पहले वीडियो में मानचित्र के अनुसार बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया है कि यूरोपीय कंपनियां भारत में आती क्यों हैं और किस लिए आती हैं, किस रूट से आती हैं। ये भी आप लोगों को मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर समझाया है। जिन लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वहाँ पर देख लीजिए मेरा पहला वीडियो। वहाँ आपको पूरा सिनेरियो समझ में आ जाएगा कि कैसे यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं और क्यों आती हैं। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं अंग्रेज़ों को। ठीक है, अंग्रेज़ कहाँ के थे? अंग्रेज़ इंग्लैंड के थे। होता क्या है कि शुरुआत में वहाँ पर कुछ लोग मिलके एक छोटी सी कंपनी बनाते हैं और वो सोचते हैं कि पूर्वी देशों में हम व्यापार करेंगे। जाके व्यापार करने के लिए वहाँ पर क्या होता है कि महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र जारी करती हैं, और वो 15 वर्षों के लिए, कब तक? सिर्फ 15 वर्षों तक के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए इन लोगों को कहती कि आप जाइए और सिर्फ 15 वर्षों तक वहाँ पर पूर्वी देशों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कौन कहता है? वहाँ की प्रथम महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर, ये डेट याद रखना, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछ लेता है। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एक आज्ञा पत्र द्वारा 15 वर्षों के लिए, ये वर्ष भी पूछ लेता है, 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए कंपनी को इजाज़त दे देती है महारानी। शुरुआत में कंपनी का क्या मोटिव होता है कि क्या करें? वो शुरुआत में सिर्फ व्यापार करना चाहती थी और कुछ नहीं। वो शुरुआत में सिर्फ व्यापार करना चाहती थी और कोई इंडिया की राजनीति में दखलंदाजी नहीं देना चाहती, ना शामिल होना चाहती थी। तो उनका सिर्फ उद्देश्य ये था कि भूभाग नहीं बल्कि व्यापार, सिर्फ वो व्यापार करना चाहती थी। शुरुआत में क्या हुआ कि जो अंग्रेज आए वो सिर्फ व्यापार करने के ही लिए आए। ठीक है, उन्होंने सुन रखा था कि पुर्तगाली यहाँ से मसाले ले गए और उनको 60 गुना फ़ायदा हुआ सब कुछ निकाल के। तो इसी उद्देश्य से भी अंग्रेज आते हैं यहाँ पर और सिर्फ व्यापार करते हैं, ना कि राजनीति में उतरते हैं। ठीक है, तो शुरुआती इनका कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या होता है? भूभाग नहीं बल्कि व्यापार सिर्फ। ठीक है, उसके बाद 1600 में बनती है और 1603 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। 1603 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये डेट याद रखना, 1603 में महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और वहाँ के सम्राट बनते हैं कौन? जेम्स प्रथम। नाम याद रखना, जेम्स प्रथम। ये अब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो महारानी ने 15 वर्षों के लिए पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए दिया था, अब उन्होंने कहा, जो जेम्स प्रथम बनते हैं अब इंग्लैंड के सम्राट, वो कहते हैं कि अब व्यापार अनिश्चित काल के लिए वो बढ़ा देते हैं। कहते हैं कि व्यापार की कोई सीमा नहीं है, वो कभी मतलब जब तक चाहें तब तक वो व्यापार कर सकते हैं। कौन कहता है? जेम्स प्रथम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है कि अनिश्चित काल तक के लिए समय कौन बढ़ाता है? जेम्स प्रथम। ठीक है, और जेम्स प्रथम जब सम्राट बनते हैं तो इनके राजदूत जो इनके नेतृत्व में भारत आते हैं कुछ रियायतों के लिए यहाँ के सम्राट से। और यहाँ के सम्राट, यहाँ का उस समय किसका सम्राट चल रहा होता वहाँ इंडिया में जो उस समय चल रहा होता मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो जेम्स प्रथम के नेतृत्व में 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन आते हैं? कैप्टन हॉकिंस। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। ठीक है, कि जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सबसे पहले कौन आता है भारत में? तो
हॉकिंस आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं। और ये कहाँ पहुँचते हैं? ये सूरत में पहुँचते हैं, ठीक है। तो ये सूरत में पहुँचते हैं। उसके बाद वहाँ से ये मुग़ल सम्राट जहांगीर से, किससे? जहांगीर से मिलने आगरा आए, ठीक है। आगरा के दरबार में पहुँचते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, पीसीएस में भी पूछ चुका है और वनडे एग्जाम में पूछ चुका है कि कैप्टन हॉकिंस किससे मिलने आते हैं और कहाँ पर पहुँचते हैं। तो याद रखना है कि जहांगीर से मिलने आते हैं, वो आगरा के दरबार में मिलने पहुँचते हैं। कहाँ के? आगरा के दरबार में पहुँचते हैं, ठीक है। और जो कैप्टन हॉकिंस थे उनको कई भाषाओं का ज्ञान था और ये फारसी भाषा के बहुत अच्छे जानकार थे और ये बोलते भी थे, ठीक है। तो ये जब जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं और ये फारसी भाषा में वहाँ वार्तालाप करते हैं और अपनी कुछ रियायतें यहाँ के सम्राट से मांगते हैं और वो फारसी भाषा में ही बात करते हैं। तब क्या होता है कि जो जहांगीर होता है, तो जहांगीर प्रभावित हो जाता है। जो फारसी भाषा का ज्ञाता था ही, जब बात करने लगा तो जो यहाँ के जहांगीर साहब थे वो इससे प्रभावित हो जाते हैं, जो इससे कैप्टन हॉकिंस से। उसके बाद फिर जब जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब देते हैं, 400 का मनसब देते हैं और जागीर दे देते हैं कि इसमें आप व्यापार कर सकते हैं। किसको देते हैं? कैप्टन हॉकिंस को। कौन देता है? जहांगीर, ठीक है। फिर 1613 में एक शाही फरमान इनको मिलता है, कैप्टन हॉकिंस को। कौन देता है? जहांगीर देते हैं। 1613 में शाही फरमान मिला और कहा कि आप सूरत में जाइए और व्यापारिक कोठी बना लीजिए, ठीक है। तो 1613 में एक शाही फरमान मिलता है। उसमें क्या होता है कि ये सूरत में जाते हैं और व्यापारिक कोठी बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर पहला तो कैप्टन हॉकिंस था जो जेम्स प्रथम के नेतृत्व में भारत में आया था। फिर दूसरा कौन आता है? दूसरे आते हैं टॉमस रो। इनका नाम याद रखना, टॉमस रो। दूसरे आते हैं टॉमस रो। ये जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सेकंड हैं। वो पहले थे कैप्टन हॉकिंस और ये टॉमस रो जो जेम्स प्रथम के दूत के रूप में दूसरे आते हैं भारत में। तो 1615 ईस्वी में सूरत ये पहुंचते हैं। उसके बाद फिर 1616 में जहांगीर से मिलने वो अजमेर आते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं क्वेश्चन कि जो ये दोनों जब आए हैं तो किसके दरबार में आए हैं और किसके समय आए हैं। तो ये कैप्टन हॉकिंस जो आए थे वो आगरा में मिलने गए थे जहांगीर से, लेकिन जो टॉमस रो आते हैं वो सूरत में पहुंचते हैं और 1616 में जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचते हैं। वो कहाँ पहुंचते हैं? आगरा के दरबार में, और ये अजमेर में पहुंचते हैं। कब? 1616 में। लेकिन दोनों जो दूत आते हैं कैप्टन हॉकिंस और टॉमस रो, तो जहांगीर के कार्यकाल में ही आते हैं, ठीक है। तो याद रखना, दूसरे नंबर पर आते हैं टॉमस रो, जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 में सूरत पहुंचते हैं। फिर 1616 में जहांगीर से मिलने अजमेर पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर फिर क्या होता है? फिर 1611 में ईस्ट इंडिया, हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में, कहाँ पर? दक्षिण में एक मसूलीपट्टनम जगह है, वहाँ पर अपना प्रथम कारखाना स्थापित करते हैं। कहाँ पर करते हैं? मसूलीपट्टनम, ये याद रखना, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिण में मसूलीपट्टनम ने अपना प्रथम कारखाना स्थापित करते हैं। फिर 1632 में, ये डेट याद रखना है, 1632 में गोलकुंडा दक्षिण में होता है, एक जगह का नाम है गोलकुंडा। वहाँ के सुल्तान से ये एक सुनहरा फरमान जारी मिलता है। उनसे, गोलकुंडा के जो राजा होते हैं उनसे एक सुनहरा फरमान मिलता है। वो ये कहते हैं, इस फरमान में होता क्या है कि गोलकुंडा के बंदरगाह से ये व्यापार का एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं। कहाँ से? गोलकुंडा के बंदरगाहों से ये एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं अंग्रेज, ठीक है। कौन देता है? गोलकुंडा के शासक। नाम क्या होता है? सुनहरा फरमान, याद रखना, सुनहरा फरमान। फिर 1639 में फ्रांसीसी डे, एक नाम है अंग्रेज का, फ्रांसीसी डे, ठीक है।
फ्रांसीसी डे एक अंग्रेज का नाम है जो एक ये चंद्रगिरी के राजा से मद्रास में, कहाँ पर, मद्रास, याद रखना ये मद्रास क्या है कि 1639 में फ्रांसीसी डे नामक एक अंग्रेज होते हैं, ठीक है, अंग्रेज होते हैं, तो चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लेते हैं। क्या पट्टे पर मतलब किराए पर लेते हैं व्यापार करने के लिए। फिर वहाँ पर एक किला बनाते हैं, उस किले का नाम होता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। इंपॉर्टेंट है ये याद रखना कि क्वेश्चन कितनी बार ये रिपीट हुआ है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ पर है, तो आप लोग को याद रखना है मद्रास में है, ठीक है। और किसके राजा के द्वारा लिया गया था मद्रास को, चंद्रगिरी के राजा के द्वारा, ठीक है। आगे देखते हैं 1661 में होता क्या है कि यहाँ पर व्यापार हुआ करता है, इंडिया में व्यापार होता रहता है। यहाँ पर पुर्तगाली भी रहते हैं और अंग्रेज़ भी रहते हैं, उनके बीच में व्यापार के थ्रू कुछ मनमुटाव चलता रहता, लेकिन वहाँ वो लोग शादियाँ कर लेते हैं और दहेज के रूप में भारतीय ज़मीन को अपने संबंधियों को दे देते हैं। ये नया एक लॉजिक, नया क्या है, ये वहाँ बैठकर राजनीति करते हैं। उस देखते हैं इसमें क्या होता है कि 1661 में, कब, 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी, ठीक है, कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स सेकेंड से कर देते हैं, ठीक है। क्या होता है कि पुर्तगाली भी रहते हैं व्यापार में इंडिया में और अंग्रेज़ भी आ जाते हैं, तो फिर होता क्या है कि 1661 में पुर्तगाल की एक राजकुमारी होती है जिनका नाम होता है कैथरीन ब्रेगेंजा। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स सेकेंड से वो कर देते हैं और बम्बई को वो दहेज के रूप में दे देते हैं। किसको दे देते हैं, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकेंड को वो दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये ब्रिटेन के राजकुमार हैं ये तो रहते वहाँ पर हैं इंग्लैंड में, लेकिन अब वहाँ से बम्बई में कैसे रख रखाव हो रहा है तो किसी को तो पता नहीं है। तो ये क्या करते हैं, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी उन्हीं की देश की होती है, ये उनको किराए पर दे देते हैं और कहते हैं कि आप व्यापार करिए, ठीक है। तो 1668 में 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। कहते हैं कि हमें 10 पाउंड दे दीजिए और वर्ष भर आप यहाँ पर व्यापार करिए, ठीक है। कहाँ पर, बम्बई में, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो उन्हीं की देश की कंपनी है, ठीक है, उनको दे देते हैं और व्यापार वो लोग करने लगते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। अच्छा, ये बम्बई जो है, इसके बम्बई से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखना कि बम्बई का संस्थापक कौन था। बम्बई का संस्थापक गोराल्ड आंगियार था। बम्बई का संस्थापक गोराल्ड आंगियार। और जो ये थे यहाँ पर न्यायालय की स्थापना करी थी, सिक्के ढालने का टकसाल भी इन्होंने ही यहाँ पर लगाया था। कहाँ पर, बम्बई में, ठीक है। और इसको आप रजिस्टर में उतार लीजिए एक नोट्स के तौर पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैंने बहुत मेहनत करके इनको निकाला है और आप सबके सामने लाया हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है कि भारत में अंग्रेज़ लोग व्यापार करते रहते हैं और उस समय मुग़ल पीरियड चल रहा होता है और मुग़ल पीरियड अपने पतन की ओर लगभग पहुंच चुका होता है और कोई शक्तिशाली राजा न होते हुए फिर मुग़ल जो अंग्रेज़ होते हैं वो देखते हैं कि अब हम में जो है कि भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए। तो वो 1700 में देखते हैं, 1700 शताब्दी में परिवर्तन आता। 1700 शताब्दी में अंग्रेज़ों के मन में परिवर्तन आता है, ठीक है। अंग्रेज़ों के मन में परिवर्तन आता है और वो कहते हैं कि अब हमें राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए, ठीक है, और राजनीति करने लगते हैं। फिर क्या होता है, जब सब कहीं देखते हैं और कोई राजा ना हो के मतलब कोई शक्तिशाली राजा ना हो के, तो कंपनी जो होती है कलिकता
गोविंदपुर और सूतनाती की जमींदार से, वो जो वहाँ का जमींदार होता है इब्राहिम खां, उससे वहाँ की जमींदारी मिल जाती है। किसको? कंपनी को। कंपनी को जमींदारी मिल जाती है कहाँ पर? कलिकता में और गोविंदपुर में और सूतनाती में। इन तीनों की जो इनके यहाँ के जो जमींदार होते हैं उनसे इनकी जमींदारी मिल जाती है, और वहाँ का जो जमींदार होता है उसका नाम होता है इब्राहिम खां। तो ये जो जमींदारी मिल जाती है कंपनी को, तो यहाँ पर कंपनी के जो लोग होते हैं, अधिकारी होते हैं, उस जगह पर एक नगर का निर्माण करते हैं। उस नगर का नाम होता है कलकत्ता नगर। याद रखना, कलकत्ता नगर। ठीक है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि कलकत्ता नगर की स्थापना जो हुई किन गांवों से मिलकर हुई, तो ये 3 गांव याद रखना है। ठीक है, कलिकता, गोविंदपुर और सूतनाती। ठीक है, वहाँ इन तीनों के मिला के फिर एक कलकत्ता नगर का निर्माण होता है, और जो इसका जो निर्माण करता होता है, संस्थापक होता है, उसका नाम होता है जॉब चारनाक। याद रखना, कलकत्ता नगर का जो संस्थापक होता है उसका नाम है जॉब चारनाक। कई बार एग्जामों में आया है। ठीक है। फिर जो कलकत्ता नगर होता है, फिर वहाँ पर धीरे धीरे कुछ दिनों बाद इसी नगर में फोर्ट विलियम एक किले की नींव पड़ती है। ठीक है। तो पूछ लेंगे फोर्ट विलियम कहाँ है, तो कलकत्ता में है। ठीक है। इसके जो प्रथम प्रेसिडेंट थे उनका नाम होता है चार्ल्स आयर। ठीक है। तो फोर्ट विलियम के जो प्रथम प्रेसिडेंट के बारे में पूछ लेते हैं, तो फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट थे चार्ल्स आयर। ठीक है। फिर जब ये लोग अंग्रेज लोग होते हैं तो भारतीय राजनीति में दिलचस्पी लेने लगते हैं और उसमें अपना कदम बढ़ा देते हैं। फिर क्या होता है कि एक आते हैं 1717 में। कब? 1717 में जॉन सुरमन के नेतृत्व में एक दूत मंडल आता है इंग्लैंड से। ठीक है। इंग्लैंड से एक दूत मंडल आता है 1717 में जॉन सुमिरन के नेतृत्व में। किसके दरबार में पहुंचता है वो? फारुखसियर के दरबार में पहुंचता है। तो ये जो दूत मंडल आता है, तो दूत मंडलों में कई तरह के लोग होते हैं, डॉक्टर होते हैं, विद्वान होते हैं, गणितज्ञ, बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है। तो जब इंग्लैंड से 1717 में जॉन सुमिरन के नेतृत्व में एक दूत मंडल आता है, उसमें एक डॉक्टर होता है। ठीक है। डॉक्टर का नाम होता है डॉक्टर विलियम हैमिल्टन। ठीक है। डॉक्टर विलियम हैमिल्टन ये होते हैं उस दूत मंडल में जो इंग्लैंड से आता है। ठीक है। और उस समय क्या होता है, फारुखसियर बीमार होता है। फारुखसियर उस समय बीमार होता है। एक भयानक बीमारी होती है इसको, जो पीड़ादायक होती, दर्द निवारक होती, बहुत दर्द होता है। तो उस बीमारी से ये फारुखसियर साहब बीमार पड़े होते हैं। तो ये जो डॉक्टर होता है विलियम हैमिल्टन, ये इनकी दर्दनाक बीमारी से इनको छुटकारा दिला देता है। तो जब इनको छुटकारा दिला देता है दर्द से, तो ये खुश हो जाते हैं। कौन? फारुखसियर साहब। तो फारुखसियर साहब एक फरमान जारी कर देते हैं अंग्रेजों के खिलाफ। क्या कहते हैं कि फारुखसियर जब अपनी दर्दनाक बीमारी से छुटकारा इनको कौन दिला देता है? विलियम हैमिल्टन। तो ये एक शाही फरमान जारी करते हैं। किसके लिए? अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान निकालते हैं। उस शाही फरमान में होता क्या है? उस शाही फरमान में ये होता है कि अंग्रेजों को कुछ रियायतें दी जाती हैं, कुछ छूट दे दिए जाते हैं उनको व्यापार करने के लिए भारत में। तो देखते हैं पहला पॉइंट, 3,000 रुपये 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में, कहाँ पर? बंगाल में मुक्त व्यापार करने की इनको छूट मिल जाती है। जो शाही फरमान होता है उसके अंतर्गत फारुखसियर क्या कहते हैं? कहते हैं कि 3,000 रुपये आप दे दिए वार्षिक, 3,000 रुपये वार्षिक हमें दे दीजिए, और बंगाल में आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, मतलब टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। कहाँ पर? बंगाल में। 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले। दूसरा क्या है? दूसरा में 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई, और वहाँ पर भी व्यापार ये करने लगते हैं। ठीक है। फिर ये जब दो इनको छूट मिल जाती है, तो एक तीसरा भी
जो ये अंग्रेज़ थे, इन्होंने बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के, जो अंग्रेज़ों ने बम्बई में टकसाल लगाई थी, तो वहाँ हमने बताया था कि बम्बई में अंग्रेज़ों ने टकसाल, सिक्के ढालने का टकसाल स्थापित किया था। तो बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण सारे मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा मिल गई। यानी कंपनी द्वारा सिक्के भी अब मुगल साम्राज्य में चलेंगे। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को क्या क्या तीन थे शाही फरमान के अंतर्गत, और कौन दिया था? तो शाही फरमान मिला था 1717 में। किसने दिया था? फर्रुखसियर ने। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या था कि 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार करने की छूट मिल गई। दूसरा क्या? 10,000 रुपये वार्षिक कर के बदले कंपनी को सूरत में सभी करों से मुक्ति मिल गई। तीसरा क्या है? बम्बई में कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्के को संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा मिल जाती है। किसको? अंग्रेजों को। तब इनका जो आधिपत्य होता है और मजबूत होता चला जाता है। फिर इसी फरमान को, जो शाही फरमान है, इसको कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो कंपनी का मैग्ना कार्टा शाही फरमान को कहते हैं। इसमें ये 3 पॉइंट होते हैं, इसमें ये 3 पॉइंट होते हैं। कौन देता है? फर्रुखसियर देता है। कब देता है? 1717 में। तो ये मैंने आज आप सबको अंग्रेज़ों के बारे में कुछ जानकारियाँ दी जो यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत आते हैं भारत में। तो ये मैंने जो वाइट बोर्ड पर भाई लिख के पढ़ाया है, तो ये आप लोग रजिस्टर में उतार करके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, लिख लीजिए। और ये आपको अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें भी खुशी होगी और हम आगे इस तरह के वीडियो डालना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, धन्यवाद।